बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जिस तरीके से अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से पाकिस्तान से मुतल्लिक एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया, जिसके बाद से उस पर रिएक्शन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने, उनके लीडरान ने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और ऑफिशियली भी अगर हम देखें सरकारी सतह पर भी, तो जो वजीर खारजा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया और उसके बाद वहीं पर उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि यूएस के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम, उनको फॉरेन ऑफिस जो है वो बुलाया जाएगा, उनको समन किया जाएगा, डिमार्श किया जाएगा। और ये हुआ भी अब से थोड़ी देर पहले। क्या कहा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से बात करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले वो सुना दीजिए। सदर बाइडेन का स्टेटमेंट है, आई हैव डिस्कस्ड इट with the Prime Minister. We have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Blum, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. I am surprised by the remarks of President Biden. I believe this is exactly the sort of misunderstanding that is created when there is a lack of engagement. I believe that we've just started our journey of engagement, and we will have many more opportunities to engage with the United States. I don't believe that this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक ममालिक में से एक करार दिया गया, जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे। और ये एक फंड रेजर था जिसमें उन्होंने गैर रस्मी बात करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। एंड व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान। न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन, बेतरतीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं या बेकायदा कह लीजिए। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर आपको याद होगा कि माजी में भी इस किस्म की बड़ी चीजें होती आई हैं, लेकिन इस तरीके से एक मुल्क के सरबराह की तरफ से, और वो भी सुपर पावर के प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान को लेकर ये बयान दे देना, ये क्या जाहिर करता है। जो रिएक्शन इस पर आया है, फॉर्मर वजीर आजम हम देख लें इमरान खान साहब ने, जहां पर उन्होंने यूएस को भी याद कराया कि पाकिस्तान के हवाले से जो बयान है वो कितना गैर मुनासिब है। वहीं पर मौजूदा हुकूमत से भी उन्होंने सवाल उठाए कि ये कहते थे कि हम तो यूएस के साथ रिलेशंस को रीसेट करेंगे, तो क्या इस तरीके से रीसेट किया है। इमरान खान साहब जो ऑलरेडी एक बयानिया लेकर चल रहे थे अवाम में, और इसी बुनियाद पे वो कहते थे कि उनकी हुकूमत को बाहर कर दिया गया, एक इंपोर्टेड हुकूमत बकौल उनके जो है वो लाई गई और अमेरिका की मदद से लाई गई, और ये पूरी साजिश उनके खिलाफ की गई। ये नैरेटिव ऑलरेडी उनका पब्लिक में जारी ही था कि अब यूएस की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से इस किस्म का बयान आ जाना, जिससे बहुत सारे लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो नैरेटिव है उसको तकवीयत भी मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, जैसे हमने कहा कि हुकूमती भी तमाम लोगों की तरफ से, जितनी भी जमातें हुकूमत में हैं, उनके भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी को लेकर इमरान खान साहब एक बार फिर से इस हुकूमत की इसको नाकामी करार देते हैं। क्या ये फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है? क्या डिप्लोमेटिक फेलियर है? क्या वाकई यूएस प्रेसिडेंट जो हैं वो इतने अनजान हैं, इतने इग्नोरेंट हैं इन चीज़ों के बारे में कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं बरमला सेफ करार दे चुकी हैं और एक नहीं कई दफ़ा इसको वेरीफाई किया जा चुका है, उसके बाद इस किस्म का बयान आना, इसका क्या मामला है? इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। हमारे साथ जफर हिलाली साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपका भी। जनरल एजाज अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, और एजाजुल हक साहब भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और प्रेसिडेंट हैं पीएमएल ज़िया के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़रा नजमुद्दीन शेख साहब अगर आपसे आगाज़ करूँ, ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली बयान आपके सामने, पाकिस्तान ने माजी में भी अपने हवाले से काफ़ी बयानात सुने हैं, मुतालबात सुने हैं, वॉर ऑन टेरर पे भी 2 दहाइयों तक हम डू मोर का मुतालबा सुनते आए, फिर अपने किरदार को लेकर काफ़ी बातें सुनी, कभी हमें दोगला करार दिया गया, कभी कुछ कहा गया। लेकिन इस किस्म का बयान
कितना गैर मामूली है कि जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके से हिट किया जाता है? देखिए, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाइडेन साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने हमें यूक्रेन और रशिया और चाइना के साथ ब्रैकेट किया है इस सिलसिले में कि ये थ्रेट पोज करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उनको पता है कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और उन सेफ्टी स्टैंडर्ड से अमरीकी बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रोग्राम से हमने कॉपी बना के और अपने सिक्योरिटी बनाई है। तो ये उनको कोई शक नहीं है। अब मसला ये है कि बाइडेन साहब को अभी भी जो चीन और रूस के साथ जो उनके झगड़े चल रहे हैं, जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में उनको पाकिस्तान को क्यों शामिल किया, ये बहुत मुझे ताज्जुब हुआ। न सिर्फ मुझे हुआ, लेकिन जो एक अमरीकी कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कि पूरी तरह से फॉलो करते हैं पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि ये कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये क्या किया कि पाकिस्तान को इनके साथ ब्रैकेट किया है और कैसे किया है, क्योंकि अभी तक तो जो सेफ्टी फीचर्स हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, ठीक है, फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है और उसकी वजह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तो अमेरिका के पास भी हैं और अमेरिका ने उनको अभी भी रखा हुआ है यूरोप में। तो ये कोई बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि सबसे सही, शायद सबसे नरम चीज़ कहने के लिए ये है कि साहब बाइडेन साहब बहुत मिस इन्फॉर्म्ड थे, और उसके साथ साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि बाइडेन साहब से बहुत लोगों ने कहा है कि साहब गाफ आफ्टर गाफ, यानी गलत स्टेटमेंट के बाद दूसरी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्या उम्र का तकाजा है या और चीज़ है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि जो हमने जो प्रिकॉशंस लिए हुए हैं और जो पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं अपने न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, और कन्वेंशनल न सिर्फ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम लेकिन मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे जो हमने किया है वो सब ने सराहा है। और हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि इसको कैसे सेफ गार्ड किया जाए, अपना सिविलियन प्रोग्राम आगे बढ़े, मिलिट्री प्रोग्राम को कैसे सेफ गार्ड किया जाए। और अगेन मैं इस पे एम्फेसिस रखना चाहता हूँ कि जो कुछ हमने किया है उससे अमरीकी बाखूबी वाकिफ और उनको पता है, क्योंकि हमने जो चीज़ें की हैं वो कुछ उन्हीं से बोरो करके की हैं। तो अलावा ये कहने के साथ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ ये है कि शायद उनको, आपने कहा ऑब्वियसली आपको भी ताज्जुब हुआ, और जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि ये इल इन्फॉर्म्ड नजर आए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अब वो उम्र का तकाजा जैसे आपने कहा या कुछ और है। बट जफर हिलाली साहब, पहले तो मैं इसी चीज को जानना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ कि आप लोगों की नजर में ये वजह क्या बनी है। अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आते तो चले फिर भी कुछ कहा जा सकता था, बट ये खुद जो बाइडेन जो कि इतने अरसे से इन तमाम मामलात को, पर्टिकुलरली खारजा उमूर को देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से जानते हैं, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट इस टाइम पे आ जाना, आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं नहीं समझता कि बाइडेन को आप कह सकते हैं इतना बूढ़ा हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि क्या हो रहा है हमारे न्यूक्स। वो सब जो नजमुद्दीन साहब ने एक्सप्लेन किया बिल्कुल सही है कि वो सब जानता है। उसका मकसद कुछ और है। वो लफ्ज़ जो वो उसने कहा है कि डेंजरस, नथिंग मोर डेंजरस। क्यों है भाई न्यूक्स पाकिस्तान के हाथ में डेंजरस? इसलिए नहीं कि हम उनके प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हैं उनका देखभाल का। उसका मतलब ये है कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं,
हम अमेरिका के कंट्रोल में नहीं हैं और ना हम चाहते हैं अमेरिका के कंट्रोल ना इन्फ्लुएंस में हो। और वो हमने बता दिया, जब हम दोस्ती करते हैं चीन के साथ, जब हम दोस्ती की कोशिश करते हैं रूस के साथ, और जब हमारा इंडिपेंडेंट स्टांस है कुछ हद तक यूक्रेन पे, तो ये है चीज़ें जो एक ज़माने में हम तो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल थे, उनके ग़ुलाम थे, उनके कहने पे हिलते थे। अब हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो वी आर डेंजरस। वो जो कोहीजन की बात कर रहा है वो उस पर इतना ज़रूरी आप ना दें। इसलिए क्या मतलब कोहीजन? पूरी कौम यूनाइटेड है कि हमारे पास ये हथियार होना चाहिए, पूरी कौम यूनाइटेड है कि हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे को डेंजर, हमारे वी विल यूज इट इफ वी आर थ्रेटन। तो मेरे ख्याल में उस पे कॉन्ट्रैक्ट करें। डेंजरस अमेरिका के लिए बिल्कुल सही, इसलिए कि इसराइल के लिए, आखिर इसराइल और नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से बिगर डेंजर इज पाकिस्तान। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि इंडिया भी यही कह रहा है बड़ा डेंजर है। तो मेरे ख्याल में लेट्स लुक एट इट लाइक दैट। और उनके इन्फ्लुएंस से हम निकल गए हैं, उनके कंट्रोल से हम निकल रहे हैं या फिर वापस जा रहे हैं, पता नहीं, वो अलग बात है, उस पर बात कर सकते हैं। इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं दैट डेंजरस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, डेंजरस फॉर देम बिकॉज आपकी नजर में आप ये कह रहे हैं कि हम उनके कंट्रोल से, इन्फ्लुएंस से निकल गए हैं, इसलिए पाकिस्तान को डेंजरस कहा जा रहा है। जनरल साहब, आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? ये स्टेटमेंट देने की एक तो ज़रूरत क्यों महसूस हुई उनको? फिर एक बिल्कुल ही गैर रस्मी जहां गुफ्तगू हो रही थी चाइना का, रशिया का, और फिर साथ ही पाकिस्तान को जोड़ दिया गया एक फंड रेजर पे, और फिर इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्लोमेटिक फेलियर भी कंसिडर करते हैं। क्या ये डिप्लोमेटिक फेलियर कैसे? ये तो एक ऐसी चीज़ है जो वो खुद जानते हैं, एक ऐसी कोई नई चीज़ नहीं की पाकिस्तान ने कि जो उनको बताई नहीं गई उनके स्टाफ की तरफ से, और वो जो उनके मुंह में आया या जो उन्होंने सोचा वो बोल दिया। सादिया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि कोई डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, ये एक बेंट ऑफ माइंड है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। और ये स्टेटमेंट अफसोसनाक इसलिए है कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। इररेलेवेंट है, बिल्कुल बेजा है और बेसलेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वी मस्ट रिस्पॉन्ड टू इट। जब वो ये स्टेटमेंट देते हैं तो उसके पीछे एक बेंट ऑफ माइंड है। आज तक अमेरिका इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सका, वो रिकनसाइल नहीं कर रहे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली और फिर उसको इतने एडवांस लेवल तक वो उसको डेवलप करके ले गए हैं। उसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लॉन्च हो सकते हैं, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं इसको एक्चुअलाइज करने के लिए। तो एक तो ये रियलिटी है जिसके साथ अमेरिका रिकनसाइल नहीं कर रहा। अब उनका ये कहना कि ये नॉन कोहेसिव है, कोहिजन क्या है? जैसे अभी हलाली साहब ने कहा, नेशनल कोहिजन है और फिर जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, नेशनल कमांड अथॉरिटी में मुकम्मल तौर पर पॉलिटिको मिलिट्री कोहिजन है, इंस्टीट्यूशनल कोहिजन है और इसमें कोई अभाम नहीं है। अब उनके कहने की एक वजह जो मुझे नजर आती है, उनके मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है उनका, तो वो प्रोबेबली ही वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है, ये बेसलेस है, पाकिस्तान को इस पे एहतजाज करना बनता है। लेकिन जो बात अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि क्या कम्युनिकेशन गैप है। अभी सबसे सीनियर हाई लेवल विजिट हमारा पाकिस्तान में 15 रोज पहले हुए, हमारा मिलिट्री टॉप ब्रॉस वहां पर मौजूद थे, खुद फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां पर मौजूद थे, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई, पेंटागन का विजिट हुआ और फिर हमारा जो F-16 का फ्लीट है उसकी सस्टेनेंस के लिए एक मुआहदा हुआ। तो जब इतना कम्युनिकेशन हो रहा है और उनको बड़ा वेलकम भी किया गया, ये विजिट कामयाब भी था, तो ये जो स्टेटमेंट उसके 10 दिन बाद इन्होंने दाग दी है, मैं समझता हूं ये इररिस्पॉन्सिबल है। और वो अपनी जो पार्टी का फंड रेजिंग एक फंक्शन था, अपनी कांग्रेशनल जो पार्टी थी उनको अपील करने की कोशिश कर रहे थे, बट वी मस्ट मेक अ नोट ऑफ इट।
ठीक है, अच्छा सही। मैं इस पे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली पहले सवाल पैनल के आगे यही है कि उनको क्या वजह समझ में आती है। अब एजाजुल हक साहब, आपने भी ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सुना है, इस पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। अभी जो जनरल साहब जिक्र कर रहे थे जिस बयान का जो फॉरेन मिनिस्टर का आया है, जहाँ पे उन्होंने कहा दैट्स प्रॉबेबली ड्यू टू लैक ऑफ एंगेजमेंट, और वो ये भी कहते हैं कि वो जो जर्नी है यूएस के साथ एंगेजमेंट का, दैट हैज़ जस्ट बिगन। सो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट आज तो नहीं बना या कल तो नहीं बना कि जहाँ पे हमने एंगेज नहीं किया तो हमने यूएस को बताया नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमारे न्यूक्स जो हैं। ये तो ऑन सो मेनी ओकेजन्स, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि खुद इंटरनेशनल एजेंसीज इसको वेरीफाई कर चुकी हैं और एक इसको सेफ करार दे चुकी हैं, तो फिर ये वाला बयान क्यों आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैंने वो सुना। मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी नहीं है जी। देखें, 98 के बाद शुरू में तो बहुत से इख्तलाफात थे और बहुत से उन्होंने कोशिश की कि ये पाकिस्तान न्यूक्लियर ना हो, लेकिन फिर एक स्टेबिलिटी आ गई थी। पाकिस्तान ने 2002 के बाद 9/11 के बाद बहुत उनका साथ दिया और एक किस्म का उनके साथ मिलकर ये सारे मामला जो थे कि जितना अफ़गानिस्तान के अंदर जब तोरा बोरा से लेकर जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ था। अब दो चीज़ें मुझे समझ आती हैं। लैक ऑफ एंगेजमेंट तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम जो डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि मतलब ये सारी चेंजेस आ रही हैं। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, बहुत अच्छी मीटिंग हुई उनकी, उनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया वहाँ पे, जो कि मतलब कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका मतलब था कि ये भी हो सकता है कि हिज फोकस वाज मेनली ऑन पेंटागन, तो पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। और प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान के यूएस के प्रेसिडेंट को इस किस्म का बयान ऐसी पब्लिक मीटिंग में नहीं देना चाहिए था पाकिस्तान के बारे में। देखिए, अभी थोड़ा सा उनको जो वहम है, एक तो उनको अभी तक लास्ट ईयर 31 अगस्त भूला नहीं है जब वो अफ़गानिस्तान को 20 साल के बाद छोड़कर वापस गए हैं। दूसरा, वो कुछ चाह रहे हैं पाकिस्तान से जो कि मेरे ख्याल में उनको मिल नहीं रहा अभी, चाहे वो पब्लिक सेंटीमेंट की वजह है, चाहे वो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे उनको कोई बेसिस चाहिए यहाँ पे, वो क्या चाह रहे हैं? ये तो वो वाली खान साहब वाली बात तो नहीं आप कर रहे हैं, जो खान साहब भी बार बार कहते हैं कि वो तो हमसे बेसिस मांग रहे थे और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो उसके बाद जो है वो अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि माजी में उनको हमने अपनी बेसिस दी हैं और उन्होंने उनको यूज़ भी किया, उनको फैसिलिटेट भी किया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो लास्ट ड्रोन हुआ है वहाँ पे ज़ुवैरी पे, उससे हमारे रिलेशनशिप भी काफ़ी अपसेट हुए हैं और पता नहीं उस पर खुश हुआ है कि नहीं खुश हुआ। एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि 90 से मैं ये बड़ा करीब से देखता आ रहा हूँ और मैं बहुत दफ़ा वहाँ गया हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उनके पार्लियामेंटेरियंस को मिले हैं। जब ये हमने धमाका किया था उस वक्त भी मैं कनाडा गया, अमेरिका गया, दूसरी जगहों पे गया। हमारी लॉबिंग दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही है वहाँ, और 90s के मतलब शुरू में ही इंडिया की लॉबी बहुत तेज़ हो गई थी। अब उनकी वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और मतलब आप जितने अदारे देख लें उनमें कहीं ना कहीं वो इंडियन वहाँ पे फिट हुए हुए हैं, और वो हर वक्त अगर किसी के कान में पाकिस्तान 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 डालते रहें तो वो फिर निकलता है। उसको काउंटर करने के लिए देखें, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो इस स्टेटमेंट के बाद हम सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन ऑल्सो, आई वुड रिकमेंड कि दे शुड सिट टुगेदर एंड लाउड थिंकिंग करें। कोई मतलब जल्दबाजी में नारे ना लगाने शुरू कर दें, जल्दबाजी में बात ना करें, क्योंकि ये पैगाम अगर हमने सही ना दिया फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इज़ लाइक ही डज नॉट हैव एन एक्सपीरियंस। बेसिकली वो बहुत मुतहर्रिक होंगे, भाग दौड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान तो शायद आती नहीं है। अमेरिका में उन्होंने बड़े थिंक टैंक्स के दौरे किए और कई जगह अच्छी गुफ्तगू भी की उन्होंने, लेकिन डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट वेयर यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस। द मोर यू ग्रो इनटू इट द मोर यू लर्न। आप एक बच्चे को उठाकर वहाँ पे डाल देते हैं जिसका पहले उसका माजी में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर आप कहें जी कि हमारे डिसएंगेजमेंट है, एंगेजमेंट नहीं है। जितनी पाकिस्तान की और अमेरिका की
engagement रही है for the last since 2001. और अभी तो वो ये हुकूमत ऑब्वियसली खुद क्लेम भी कर रही है, और जो खान साहब भी पब्लिक गैदरिंग्स में यही बात करते दिखाई भी देते हैं कि ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका की साजिश से आई है। अब खान साहब के दौर में भी देख लें, पिछले टेन्योर के अंदर जो यूएस एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, वो गए और तकरीबन एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन आई थिंक 3.5 साल के बाद नए यूएस एम्बेसडर यहाँ आते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वहाँ के दौरे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आपने जिक्र किया कि वो दौरे कर रहे हैं। सो ये चीज़ें भी हमारे सामने, खुद फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यूएस 2 दफ़ा जा चुके हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को ज़रा इस नहज पे लेके आएंगे कि अब जिस तरीके से सब कह रहे हैं कि जो भी वजूहात हो सकती हैं वो आपने सुनी पैनल से, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर ज़रा बात करेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्टेटमेंट आया है, क्या वजूहात हो सकती हैं उनको ये स्टेटमेंट देने की, क्यों ज़रूरत पेश आई, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। ऑब्वियसली इस पे जो भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, तमाम लोग एक तरफ ये भी कहते हैं कि उनको स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने माफ़ी का मुतालबा भी किया है, अनजस्टिफाइड इस स्टेटमेंट को करार दिया है, इस मौजूदा हुकूमत की फॉरेन पॉलिसीज़ की या उनका जो भी अभी तक तरीक़ाकार रहा है यूएस के साथ डील करने का, उसकी नाकामी भी वो करार देते हैं। फिर यूएस को बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज ये भी याद कराया कि जब 2007 में B-52 बॉम्बर जो है वो 6 लाइव न्यूक्स लेके निकल जाता है और आप जो है वो कई घंटों तक आपको पता ही नहीं चलता है, फिर जहाँ पे मिसाइल्स जो हैं वो मिसफायर हो जाते हैं, वो पता नहीं चलता है, यूरेनियम जो है वो चोरी हो जाता है, कहीं पर ऐसे बयानात नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हम इस पे बात करना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। नजमुद्दीन शेख साहब ये फरमाइए कि आज जिस तरीके से यूएस एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस बुलाया गया, डिमार्श उनको किया गया, इज दिस इनफ या कुछ और तरीक़ाकार जो है वो पाकिस्तान को इख्तियार करना चाहिए? देखिए, पहले हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता जो है उसमें सरमायाकारी का कितना हिस्सा है, रूस के साथ हमारे सरमायाकारी का कितना हिस्सा है। रूस के साथ हमने जो मुआहदा किया था, और ये मुआहदा पुराना मुआहदा है, 2014 का मुआहदा है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज फिर से रिपोर्ट आई है कि साहब ग्वादर में चीनियों ने आपसे कहा है कि साहब हम वहाँ पे पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, और अभी तक उस पर हमारी तरफ से एग्रीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि साहब इसमें और की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। अब आप अगर इस किस्म की चीज़ें करेंगी, देखिए आज अगर हिंदुस्तान में दिलचस्पी बढ़ी हुई है, वो सिर्फ चीन की वजह से नहीं, वो इस वजह से भी कि हिंदुस्तान में अमरीकी सरमायाकारी कर रहे हैं और हिंदुस्तान अमरीका में सरमायाकारी कर। हमारे पास हमने कोई सरमायाकारी का रिश्ता अभी तक ठोस रिश्ता नहीं कायम किया, और जो रिश्ते हैं उनको हमने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया है। मैंने चीन के इस पावर प्लांट की बात की, आप दूसरी बात कर लें कि सब रूस के साथ आपने जो मुआहदा किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, और अब शायद इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा दिक्कत हो। तीसरी आप अमेरिका की तरफ से देख लें कि सब वो कहते हैं कि हम ब्लू डॉट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हम अमेरिकी कंपनियों को इनकरेज करेंगे कि वो इन ममालिक में सरमायाकारी करें, लेकिन उसमें भी हमने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, हमने कोई प्रपोजल सामने नहीं रखी हैं कि सब फला एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारी तरफ से कतर नहीं किया है कि सब जनाब आप कीजिए, यहाँ पे पावर प्लांट लगाते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो कि हमें ये पहचानना है कि दुनिया अब दुनिया इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल कम है।
और अगर आपने इकोनॉमिक रिलेशंस इन मालिक से नहीं बनाए तो फिर आप पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसको काउंटर करने के लिए आपके कोई नुमाइंदे है नहीं अमेरिका में या रूस में जो कि इसको काउंटर करें। तो देखिए मैं फिर से दोहराता हूँ कि आज दुनिया इक़्तिसादी है, आज दुनिया सियासी कम है। आपकी जो लोकेशन है ये बहुत अच्छी है इकोनॉमिकली। अगर आप इकोनॉमिक के देखें, अभी बात हो रही है कि सब कज़ाकिस्तान से आप गेहूँ मंगाएंगे और वो इस रास्ते से आएगी, अफ़गानिस्तान के ज़रिए से भी आएगी। आप बात कर रहे हैं कि कासा होगी, आप बात कर रहे हैं कि सब पावर जनरेशन के लिए, लेकिन सिर्फ बात हो रही है, अभी तक ऑन द ग्राउंड चीज़ें नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। और मैंने आपसे कहा कि अगर ये बात आपकी सही है कि जब तक इक्तिसादी तौर पे आप मजबूत नहीं होंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं बनाएंगे, जब आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात या किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात फॉर दैट मैटर, आप ये सोच के कि सरमायाकारी कितनी है, इकोनॉमिक रिलेशंस किस तरीके से आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो फिर इस किस्म के बयानात आ ही जाते हैं। बट मुझे ज़फ़र हिलाली साहब ये बात तो अपनी जगह सही है, हमें अभी सैलाब के बाद भी जो पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ की अदायगी थी उसके लिए ऑब्वियसली हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं कि वो किसी तरीके से मौखर हो जाए। फिर वो यूएस एम्बेसडर यहाँ पर जो हैं वो अग्रीमेंट भी साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ। IMF के लिए फिर हमें कितनी कोशिशें अगेन देखने को मिलती हैं कि अगर ऐसे नहीं होगा तो ये हो जाएगा, फिर अमेरिका को कैसे राज़ी करना है। सो इन तमाम चीज़ों के बाद ये कितना आसान मुतालबा है, ठीक है रद्दअमल है, और ऑब्वियसली हम कहते भी हैं कि इस चीज़ पर पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्टेटमेंट्स हैं। बट इसके बाद ये मुतालबा कि वो अपनी स्टेटमेंट वापस लें और माफ़ी मांगें जो कि PTI की तरफ से किया गया, ये कितना आपको मुमकिन काम नज़र आता है? ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। और मगर मैं तो ये क्यों जल्दी से हम क्यों ये एडमिट नहीं करते हैं भाई? ऐसी चीज़ अमेरिका का प्रेसिडेंट जब उसको पता है, पब्लिकली कह रहा है और पाकिस्तान को पहुंचेगा और पाकिस्तान में ऑब्जेक्शंस होंगे, मगर ही कुडंट केयर लेस, उसको तो परवाह ही नहीं है। बिल्कुल भाई पाकिस्तान का अब क्या यूज़ है? हिंदुस्तान उनको मिल गया है साउथ एशिया में और पाकिस्तान की उनको कोई ख़ास ज़रूरत है ही नहीं, तो उनके हमारे फीलिंग्स के लिए वो क्यों ख़ास, उनको क्यों परेशानी हो? कोई नहीं परेशानी उनके लिए। और दूसरे है, आपने खुद कहा है 23 दफ़े 1960 से आपने अपनी बैंक्रप्सी दिखाई है इसलिए कि आप IMF के पास गए हैं। आप खशगोल लेके हर जगह फिरते हैं और आप फिर कहते हैं कि दे शुड हैव दे शुड फील फॉर यू, आपके सेंसिबिलिटीज़ को इतने तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई नहीं परवाह करता वो आपकी, उनको कोई खास। देखिए वेंडी शर्मन ने आके आपके इंडिया में अनाउंस किया कि हमारी रिलेशनशिप पाकिस्तानी के से फ्रॉम हेंसफोर्थ इट इज़ प्योरली ट्रांजैक्शनल। इधर आके आपके मुंह पे कह दिया कि आपकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मगर हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो देयर इट इज़। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मूव ऑन। ये एक माफ़ करिए, आई थिंक अमेरिका के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक ये वो भाई 10-15 मिलियन आपका बिलियन आपका टेक्सटाइल का ये है, व्हाट्स 10-15 बिलियन, नथिंग। आपके लिए होगा, उनके लिए तो कुछ नहीं है। जाके पता करो कौन सी ऑल्टरनेटिव मार्केट है। देखिए आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज़, कौन सा है एनर्जी ऑफ द फ्यूचर? ये आप ये सोलार वोलार को भूल जाएं, उधर एकर्स एंड एकर्स ऑफ ज़मीन आपको चाहिए सोलार एनर्जी के लिए। ये दूसरा जो है विंड के लिए थाउजेंड्स ऑफ विंड मिल्स आपको चाहिए कुछ जनरेट। हाँ वाटर है, मगर पता नहीं क्यों आप वाटर पे नहीं कर रहे हैं, या इट्स वेरी एक्सपेंसिव। गैस किधर है भाई? 80% ऑफ द वर्ल्ड्स गैस किधर है? गैस तुर्कमेनिस्तान में है, कतर में है, रूस में है और ईरान में है। 2-3 मुल्क हैं जो आपके बहुत नज़दीक हैं। एक तो आपके बॉर्डर पे है। एक पाइपलाइन आपने डेवलप किया हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं। यू हैव नॉट मैनेज्ड योर इकोनॉमी। और फिर आप सोचते रहते हैं कि यार हम, फिर जाके उनसे पैसे मांगते हैं और फिर जब वो इंसल्ट करते हैं आपको, आप प्रोटेस्ट करते हैं, माफ़ी मांगो। ये व्हाई शुड दे? वो आपका हैसियत एग्जैक्टली कि आप
मैं यही पूछना चाह रही थी कि इन तमाम हालात के बावजूद, जैसे आपने खुद ही कहा कि आप फिर मिन्नतें तरले करते हैं जाके, आपको पैसे चाहिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, और उसके बाद फिर जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे बयानात आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास एहतजाज के अलावा ऑप्शन क्या है? मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ। आप कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। ये जो पीटीआई का मुतालबा है कि जी स्टेटमेंट वापस लें और प्रेसिडेंट साहब जो हैं यूएस प्रेसिडेंट माफ़ी मांगे, आप कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल। जनरल साहब, आपकी नज़र में क्या कर सकता है पाकिस्तान, और ये जो मुतालबात हो रहे हैं ये कितना आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक मुतालबात हैं? सादिया, थैंक यू वेरी मच। माफ़ी मंगवाने का मुतालबा जो है, इट इज़ स्ट्रेचिंग द इमेजिनेशन टू फार। जब उन्होंने सलाला में बम्बार्डमेंट करके हमारे बच्चों को शहीद कर दिया था, हमारे अफसर्स और जवानों को, और हमने उनके सप्लाई लाइंस भी कट ऑफ कर दी थी, लॉजिस्टिक रूट्स को रोक दिया था, हमने उनके कंटेनर्स की सप्लाईज को रोक दिया था 6 माह के लिए, और हमने उनके ब्लैक वाटर्स को मुल्क से 650 के करीब जो ऑपरेटर्स थे उनको निकाल दिया था। मुआफ़ी तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं मांगी थी। बात मुआफ़ी मांगने की नहीं है, या वो कब हमसे मुआफ़ी मांगेंगे। हमारा रिलेशनशिप देखना ये है कि किस तरीके से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा और अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करेगा, एक ही सिमत में जुड़ के बैठे रहना, जहां हम 70 बरस से बैठे हुए हैं, जब तक आप इस सिमत में बैठे रहेंगे आपको डिक्टेट्स मिलते रहेंगे। हमने चाइना के साथ, रशिया के साथ, जिस तरह इंडिया कर रहा है, आज देखें इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो खरीद रहा है रशिया से, $120 बिलियन का ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, और स्ट्रेटेजिक मुआहिदा कर रहा है अमेरिका के साथ। हम ये क्यों ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते? हमें क्यों हक नहीं पहुंचता बिल्कुल सही कि हम रूस के साथ भी ट्रेड करें, चीन के साथ भी ट्रेड करें, और अमेरिका के साथ भी ट्रेड करें? जब सारी दुनिया की तरफ से पाबंदी थी चाइना ईरान के ऊपर, तो स्पेशल सैंक्शन के तौर पर हिंदुस्तान को ऑयल एंड गैस खरीदने की इजाजत थी ईरान से भी। तो जब इंडिया इस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर सकता है कि वो किसी एक ब्लॉक में घुसने की बजाय अपना एक इंटरनेशनल बैलेंस और अपना नेशनल इंटरेस्ट, खुददार लीडरशिप, बड़ी समझदार लीडरशिप ऐसा काम कर सकती है, जहां पे आप खुद को अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं, ताकि इस किस्म के बयानात का रास्ता आप रोक सकें, और वो तभी होगा जब आप इकोनॉमी इतना खुद को मजबूत कर लेंगे। मैं एजाजुल हक साहब आपकी तरफ आती हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे सवाल करूंगी राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 का जो पेपर हमारे सामने आया, उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया गया, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान हमेशा से यूएस का एक बहुत की एलाय रहा है। और अगर उसको देखा जाए, जो 48 सफ़हात पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें टेररिज्म के हवाले से जो ख़तरात हैं रीजन में उनका जिक्र किया गया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें से उसको मेंशन ही नहीं किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो 2021 का भी सिक्योरिटी पेपर था, उसमें भी जो स्ट्रैटेजी पेपर था इनका, उसमें भी इसका कोई तस्करा नहीं था, पाकिस्तान का नाम वहां पे भी मेंशन नहीं था। सो मैं इस पे तबसरे सुन रही थी एजाजुल हक साहब, बड़े लोग कह रहे थे कि देखें, इसको अच्छी चीज़ भी समझें कि बड़े अरसे के बाद यूएस जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और इंडिया से डीलिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, टेररिज्म से डीलिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश थी कि हमें और चीज़ों के तरह और ममालिक की तरह जो है अपने इंटरेस्ट अलाइन करने चाहिए, दीगर चीज़ों में इंटरेस्ट शो करना चाहिए, तो सेपरेट आइडेंटिटी पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो ये सेपरेट आइडेंटिटी जो आज प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने दी है, देखिए दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो है, ये मैं अभी तक हज़म नहीं कर सक रहे लोग ये जो बात उन्होंने की है, क्योंकि आई थिंक इट वाज द मोस्ट अनवांटेड स्टेटमेंट, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट। लेकिन आप थोड़े से अपने भी तो देखें ना, गिरबान में झांक कर देखें आप कि इस वक्त आपकी मतलब डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या है। हाउ आर यू डूइंग टुडे, लाइक लेट्स से फ्रॉम 10 years ago vis-a-vis not only the US but even your close allies,
यानी आपकी ट्रबल शूटिंग करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो फिर अनफॉर्चुनेटली आई शुडंट बी सेइंग दिस ऑन द नेशनल टीवी बट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ टू गो एंड डू द ट्रबल शूटिंग। एक सऊदी का रोल ओवर होता है, उसके लिए भी आर्मी चीफ को जाकर कहना पड़ता है यार कि ये 3 बिलियन थोड़ा सा हमें और अरसे के लिए दे दें। तो फिर हुकूमत क्या कर रही है यहाँ पर बैठी हुई, आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? और उसकी वजह यह है कि जब यूएस के कॉमेडी शोज़ के ऊपर विच आर वॉच्ड बाय द मिलियंस ऑफ पीपल एवरी नाइट, वहाँ पर खड़े होकर अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी बात करेंगे जो कि एक जोक होगा, तो फिर उसको उसी तरह वो लेते हैं। और दूसरा ये है कि आपके देखें, आपने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की, आपसे नहीं, पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक पोजीशन ऐसी है कि यूएस को गाए बगाए हमारी ज़रूरत महसूस होती रही है और वो हमें हमारे साथ चलते भी रहे हैं और आइंदा भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको भूल जाएं, हमारी ज़रूरत आइंदा भी होगी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरे ख्याल में एक बहुत हिकमत अमली की ज़रूरत है। माफिया मंगवाने से बेहतर है और ये कहने से कि जी वो स्टेटमेंट को वापस लें, आप थोड़ा अपने गिरबान में झांकें, आप सबको साथ बिठाएं, बड़ा सोच समझ कर स्ट्रेटिजिकली प्लान आउट समथिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म। मतलब इट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी ए लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। वो देखें ना, अब बांग्लादेश, श्रीलंका जो है वो रशिया से गंदम भी ले सकता है, पेट्रोल भी ले सकता है, पाकिस्तान जो है वो उस पर वो नहीं ले सकता। ईरान की गैस जो है वो टर्की तक जा रही है और इराक से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर पे पाइपलाइन आई है, हम नहीं ले सकते। कभी सोचा किसी ने ये बैठकर कि क्या वजह है इसकी? यानी कि मैं तो होकर आया था ना वहाँ से, तो मुझे मालूम है कि उन लोगों ने क्या बातें की थी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान शुड हैव अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद अ क्रेडिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हम अगर जिद करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, 4 करोड़ अवाम सड़कों में पड़े हुए हैं और हमें उसकी फिक्र ही नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ जो है टांगे खींचने में लगे हुए। भाई कम से कम अपनी अना से बाहर निकलकर, अनफॉर्चुनेटली मुल्क से तो बालातर नहीं है ना आप बिल्कुल, आज भी इस पर सियासत हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई इस बयान को लेके, और आने वाले दिनों में भी अगर किसी को लगता है कि इस पर सियासत नहीं होगी तो डेफिनेटली होगी। इस बयान को अपने हक में या दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। मैं नजमुद्दीन साहब ये फरमाइए कि ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का, ये किसी पीटीआई का, पीएमएलएन का, किसी एक सियासी जमात की नहीं, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है और हमें पता है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली हम कहते हैं कि सफारतकारी के जरिए भी हो, हुकूमती सतह पर भी हो, तमाम फोरम्स इस्तेमाल किए जाएँ जैसे हम कर सकते हैं। तो क्या आपकी नज़र में क्या हो सकता है? क्या पार्लियामेंट से अगर मुत्तफिका आवाज जाती है तो उसमें कोई दम होता है, एपीसी कोई कर ली जाए, क्या करें? देखिए, पार्लियामेंट से अगर आवाज़ जाए तो अच्छा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि आप अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं, आप अपनी सरमायाकारी को बढ़ाएं, आप कोशिश करें कि दूसरे ममालिक को आप में दिलचस्पी इस वजह से हो क्योंकि आप इकोनॉमिक पार्टनर अच्छे हैं। अभी तो आपने अपने जो पार्टनर्स हैं उनको ठुकराया है और आप ठुकराते रहेंगे तो आपके साथ यही असर होगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन जब तक कि आप अपनी इकोनॉमी को सही नहीं करेंगे, बहुत अच्छा हो अगर आपके यहाँ यकजहती को, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको एक तरफ रखते हुए आप स्टेटमेंट्स दें जो कि इत्तेहाद की निशानी दिखाएं। लेकिन ये अभी तो इस वक्त तो मालूम होता है कि ये मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त हमें जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको इस पे फोकस करना चाहिए कि सब हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करें। ये आपने स्ट्रैटेजिक पेपर का जिक्र किया जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान का जिक्र नहीं। देखिए, जिस वक्त वो दहशतगर्दी की बात करते हैं और जिस वक्त वो बात करते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना है, तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के ताउन के बग़ैर या पाकिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल किए बग़ैर ये हो नहीं सकता। ये तो ताउन उनको ज़रूरी है और उसके लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बाइडन जो भी कहे, लेकिन उनकी डिफेंस डिपार्टमेंट उनसे कहेगी और शायद उनको एम्बेसडर साहब भी जो यहाँ हैं जिनको
आप जमाश दे रहे हैं, वो भी कहें कि साहब आप पाकिस्तान को इस तरह न ट्रीट करें, क्योंकि आपकी जो दिलचस्पियां हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा और उस कलीदी किरदार पे आने वाले दिनों में, जैसे आप भी और एजाज साहब भी पहले बात कर रहे थे कि जरूरत आपको पाकिस्तान की दोबारा पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख, जफर हिलाली साहब, जनरल एजाज अवान साहब और एजाजुल हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।